दिस इज साध्वी एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक टीचिंग। जैसे कि हमें पता है, हमने सीरीज शुरू की हुई है हिंदू लॉ की, जिसमें हम लोग ओरिजिन और इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, सब स्कूल्स और वैलिड मैरिज का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आगे की के पार्ट्स कवर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के जो टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करने वाले हैं, दे आर वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दोनों में डिफरेंस वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में, और लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस में जो चिल्ड्रन बोर्न होते हैं उनकी लेजिटिमेसी क्या होती है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आर फर्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइड मैरिज की प्रोविजंस, मतलब वॉइड मैरिज क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में कौन से सेक्शन में ये मेंशन है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो वॉइड मैरिज, सबसे पहले तो देखो कि सेक्शन 11 में मेंशन है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। क्या बोलता है कि एक मैरिज जो हिंदू मैरिज एक्ट में, किसी मैरिज को अगर आपको वॉइड, मतलब जो वॉइड होगी वो कौन सी होगी, जो फुलफिल नहीं करेगी, सेक्शन 5 में जो भी कंडीशंस दी गई है उनको फुलफिल नहीं करेगी, तो वो मैरिज आपकी वॉइड मैरिज होगी। एंड लास्ट वीडियो में जिसमें हमने वैलिड मैरिज का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें हम सेक्शन 5 की जो भी कंडीशंस थी वो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। क्या क्या कंडीशंस थी, या तो आपकी वाइफ की कोई लिविंग, ऑलरेडी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, आपका अनसाउंड माइंड ऑफ स्पाउस नहीं होना चाहिए, तो ये सारी जो कंडीशंस थी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कब एक वॉइड मैरिज स्टेब्लिश होगी। तो सबसे पहली बाइगैमी। बाइगैमी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी, दोनों पार्टीज में से कोई भी स्पाउस का, उस टाइम पे जब वो शादी करने जा रहा है, उस टाइम पे कोई ऑलरेडी एक स्पाउस है और वो लिविंग है, तो उस टाइम पे अगर वो मैरिज हो जाती है, मतलब दूसरे बंदे के साथ वो शादी कर लेता है, तो वो शादी आपकी स्टार्टिंग से ही वॉइड होगी। अब एक और चीज देखो यहाँ पे, जो वॉइड मैरिज होती है वो वॉइड एब अनिशियो होती है। इसका क्या मतलब है कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। आप उसको, मतलब ये नहीं है कि वो बाद में जाके वॉइड हो जाएगी या किसी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां पे उनको वॉइड बोलेंगे, नहीं, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। अगर स्टार्टिंग आपकी वो शादी चल भी गई एंड इन केस कल को जाके कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आप कोर्ट जाते हो, तो कोर्ट तो भगा देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो वॉइड है, आपकी मैरिज वो है ही नहीं वैलिड मैरिज, आपने आपकी मैरिज ही वैलिड नहीं है, तो वो भगा देगा। तो बाईगैमी का मतलब क्या हो गया, जब एक, दोनों पार्टीज में से स्पाउस, एक स्पाउस है जो शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ऑलरेडी एक वाइफ या हस्बैंड बोल लो, कुछ भी लिविंग है जब वो दूसरी शादी करना करने जा रहा है उस टाइम पे। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम पे दो शादी करना अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप, आपकी पहली शादी हो चुकी है एंड आपकी वाइफ या हस्बैंड दोनों जिंदा है, कोई भी जिंदा है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो वो आपकी शादी वॉइड होगी। तो अब इसमें एक एग्जांपल इलिस्ट्रेशन हम देके समझते हैं। ए और बी, तीन मेंबर है, ए बी एंड सी, जहां पे ए जो है वो लिविंग स्पाउस है, ठीक है। बी क्या है, मतलब ए है वो हस्बैंड मान लो या वाइफ मान लो, कुछ भी मान लो आप, और एक बी है। अब ए की ऑलरेडी एक स्पाउस है, अब ये बी वाइफ या हस्बैंड कुछ भी मान लो, बट वो दोबारा शादी कर लेता है सी के साथ। तो इसमें क्या होगा कि ए की वाइफ या हस्बैंड, मान हमने मान लिया ए हमारा हस्बैंड है, बी हमारी वाइफ है। अब ए है, उसकी ऑलरेडी वाइफ है बी और वो जिंदा है, लेकिन वो फिर भी मैरिज कर लेता है सी के साथ, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ये सी के साथ वाली जो मैरिज होगी ये आपकी वॉइड होगी और ये बाइगैमी कहलाएगी, ठीक है। तो ये मैरिज आपकी वॉइड होगी। तो ये था बाइगैमी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिटेड डिग्री। अब प्रोहिबिटेड डिग्री हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री कौन सी होती है, प्रोहिबिटेड रिलेशंस होते हैं हमारे कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन है। तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशंस में अगर कोई शादी हो रही है, उन प्रोहिबिटेड रिलेशन से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने आपस में शादी कर रखी है, तो वो आपको, आपकी वॉइड मैरिज होगी, ठीक है। और बट हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि वो आपकी वॉइड मैरिज तो होगी अनलेस, जब तक कस्टम आपको अलाउ नहीं करता। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उन, मतलब किसी लोग, कई लोगों के यहाँ पे एक तरीके से आप मान लो कस्टम होता है कि कुछ मैरिजेस को वो अलाउ कर देते हैं, तो अगर आप लीगली देखो तो वो वॉइड है, बट अगर आपका कस्टम उसको करने को अलाउ करता है तो आप उसको वैलिड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। अब दोनों क्या वो दोनों जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो प्रोहिबिटेड है लॉ के, तो अब उन्होंने शादी की हुई है, लेकिन वो शादी आपकी क्या होगी, वॉइड होगी। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब वो शुरू से ही वॉइड है, जब से आपकी शादी हुई है तब से वो वॉइड शादी है आपकी, वॉइड मैरिज है। नेक्स्ट है सपेंडास। सपेंडास का कॉन्सेप्ट भी हम समझ चुके थे। सपेंडास कौन से होते हैं, वो पार्टीज जो आपस में या तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है या फिर आपके बहुत क्लोज रिलेशन में है। तो अगर आप किसी के साथ ब्लड रिलेशन से अटैच्ड हो या क्लोज रिलेशन में हो या आपकी सेम फैमिली से, और आप सेम फैमिली में शादी कर रहे हो, तो वो शादी भी आपकी, आप वो शादी आपकी सपिंडा मैरिज मानी जाती है। एंड सपिंडा मैरिज हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है, वो वॉइड होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी का। अगेन, ए हमारा हस्बैंड है, बी हमारी वाइफ है। अब दोनों का ब्लड रिलेशन है या फिर मान लो कि कोई क्लोज रिलेशन है, अब तो माना जाएगा ना कि वो सपिंडा रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं तो ये प्रोसेस आपकी वॉइड मानी जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब देखो ठीक है वॉइड मैरिज होगी, अब वॉइड मैरिज अगर बाई चांस किसी ने कर भी ली तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, क्या रिजल्ट होगा, आगे आगे क्या होगा वॉइड मैरिज में। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि अगर आपकी वॉइड मैरिज है, ठीक है, और तो उसमें ना आप जो पोजीशन होती है ना कि हाँ ये हस्बैंड है, आप कितना ही बोलते रहो कि ये मेरी वाइफ है ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन कल को अगर कोई सिचुएशन आ गई जिसमें आपको कोर्ट में जाके ये चीज बोलनी पड़ी कि ये मेरी वाइफ है, तो आपको कोर्ट साफ बोलेगा कहाँ है वाइफ, वॉइड मैरिज है आपकी, तो वहां पे वो आपकी मैरिज को ही नलीफाई कर देगा, बट जबकि वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही नलीफाई है, आपको नहीं पता बस उसके बारे में, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग वो शुरू से ही कोई मैरिज है ही नहीं, मैटर ही नहीं करती, आप मैरिज में आते ही नहीं लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या मतलब है इस बात का कि जो पार्टीज होती है वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन पोजिशन होल्ड करते ही नहीं है वॉइड मैरिज में। सेकंड है, अब अगर चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसी कोई मैरिज है जो वॉइड है, अब उसमें चिल्ड्रन बच्चे पैदा हो गए, तो वो बच्चे ठीक है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग वो बच्चे लेजिटिमेट हो गए। लेजिटिमेट का मतलब क्या है, जायज, जायज बच्चे वो माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या मतलब है इस बात का, अगर आपकी वॉइड मैरिज है तो आप अपने राइट्स या ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी वॉइड मैरिज है, कैसे एनफोर्स कराओगे, बाय लॉ आपकी मैरिज वैलिड है ही नहीं, लॉ की नजरों में आपकी मैरिज कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे एनफोर्स कराओगे, तो ये भी है एक साइड इफेक्ट मान लो या फिर डिसएडवांटेज मान लो। नेक्स्ट, अब हमने वॉइड मैरिज का कंसेप्ट समझ लिया, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि वॉइड मैरिज कौन सी होती है, जो या तो कब हो जाती है, जो सेक्शन 5 में जो आपकी कंडीशंस मेंशन है उनको फुलफिल नहीं करेगी तो वो आपकी वॉइड मैरिज हो जाएगी। अब सेक्शन 5 में कौन सी कंडीशंस मेंशन है, सेक्शन 5 में वो कंडीशंस मेंशन है जो आपकी वैलिड मैरिज को कंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। अब आपका सेक्शन 5 में जो कंडीशंस है, जैसे आपका अगर आप बाइगैमी होल्ड कर रहे हो या आप प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर रहे हो या सपेंडा रिलेशन में शादी कर रहे हो, तो ऐसी शादियां आपकी स्टार्टिंग से ही वॉइड होंगी, एंड उसके रिजल्ट क्या होगा कि ना तो आप पोजीशन होल्ड कर पाओगे हस्बैंड एंड वाइफ की, ना आप एनफोर्स करा सकते अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को, आपका क्या बोलते हैं कल को कोई भी चीज हो जाएगी अगर आपके बीच में, तो आप उसको मतलब आप कोर्ट में सू भी नहीं कर सकते एक दूसरे को, आप लड़की को मेंटेनेंस भी मांगने का भी कोई हक नहीं होता, जैसे मैंने बताया राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट ही नहीं होंगी वाइड मैरिज में, तो लड़की मेंटेनेंस भी नहीं मांग सकती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट भी अब हम कवर करने वाले हैं हमारा वॉइडेबल मैरिजेस। अब वॉइडेबल मैरिजेस, वॉइड मैरिज हमारा सेक्शन 11 में दिया गया है एंड वॉइडेबल मैरिज हमारा दिया गया है सेक्शन 12 में। तो वॉइडेबल मैरिजेस कौन से होते हैं, अब देखो वॉइडेबल का मतलब क्या है, बाद में वॉइड होना, जो बाद में वॉइड हुई, ठीक है। अब क्या मतलब है इस बात का, अब वॉइड मैरिज तो वो हो गई ना जो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब जो शुरू से ही वॉइड है, लेकिन वॉइडेबल मैरिज वो होती है जिसमें मैरिज है, ठीक है, बट जिस टाइम पे वो मैरिज हुई वो एक तरीके से वैलिड मानी जाएगी, बट अगर इन फ्यूचर किसी भी एक पार्टनर को, दोनों पार्टीज में से एक भी अगर बंदे को ये लगता है कि भाई ये मैरिज है नहीं, सही नहीं है या कुछ गलत है इसमें, तो वो जाके कोर्ट में जाके अपनी मैरिज को वॉइड करा सकता है, बट उसके लिए कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम आगे की इसमें पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले इसको एक बार फास्ट इसकी रीडिंग ले लेते हैं। अ मैरिज इज वॉइडेबल ऑन ईदर साइड ऑफ द पार्टी इज नोन एज वॉइडेबल मैरिज, कोई सी भी साइड, कोई भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी जाके करा सकता है, इट विल बी वैलिड अनलेस, जब तक लेकिन तब तक, मैंने क्या बोला वो बाद में वॉइड होगी, जब तक आप कोर्ट में जाके नहीं बोलते कि ये मैरिज वॉइड है तब तक वो मैरिज आपकी वैलिड ही मानी जाएगी। और ये अगर आपको ऐसी मैरिज को जो आपकी मतलब वॉइडेबल मैरिजेस जो होती हैं वो आपको एक आपका क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने जाके आपको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि भाई ये वॉइड मैरिज है, ठीक है। अब मर्जी आप लोगों की है, या तो आपकी मैरिज अगर अच्छी चल रही है सब कुछ ठीक है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और लाइफ टाइम वो आपकी वैलिड रहेगी, लेकिन जिस दिन आप कोर्ट में जाके ये बोल दोगे कि भाई ये वॉइड है तो वो उस दिन आपका कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो आपकी मैरिज को नलीफाई कर देगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से आप उन वॉइडेबल मैरिज को वो अपनी वॉइड करा सकते हो, कौन कौन सी हो जाएंगी। अब मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, मैरिज हुई दो कपल्स के बीच में, एंड उसमें देखा गया कि एक मैरिज मतलब एक बंदा, मान लो वाइफ मान लो या हस्बैंड, हमने वाइफ का एग्जांपल ले लिया कि जब शादी हुई थी वो जो वाइफ थी वो अनसाउंड माइंड की थी, ठीक है, जब शादी उसने जब कंसेंट दिया अपनी शादी का, ठीक है, अब शादी करवा दी उसकी, उससे कंसेंट ले लिया उसकी अनसाउंडनेस के टाइम पे, ठीक है, उसने कंसेंट दे दी, बाद में जब शादी हो गई सब कुछ होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैंने तो अपनी अपनी मर्जी से मतलब मैंने मर्जी से कंसेंट नहीं दिया, तो वो कोर्ट के पास जाके बोल सकती है कि भाई जब मेरे से कंसेंट ली गई थी तब मैं अनसाउंड माइंड में थी एंड मेरे से इन्होंने ऐसे कंसेंट ली है, तो ये मैरिज जो है मेरी मुझे नहीं चाहिए, खत्म कर दो, तो आपका कोर्ट जो है वो नलीफाई कर देगा आपकी मैरिज को। यही एग्जांपल में कहा गया है, दो पार्टी है ए एंड बी, ए हस्बैंड है बी आपकी वाइफ है, बी ने कंसेंट दी मैरिज की जब वो अनसाउंड माइंड में थी, वही कुछ सालों के बाद, शादी के कुछ सालों के बाद बी को
बी को मान लो, या खुद ए को अगर रियलाइज हो गया, चलो यहाँ पे इन्होंने बी का एग्जांपल दिया है कि बी जो कि उसका हस्बैंड था, उसको लगा कि भाई ये तो इसकी मर्जी से शादी नहीं हुआ था और वो वैलिड कंसेंट थी नहीं, तो वो क्या करेगा, क्या बोलते हैं, जाके कोर्ट में अपनी मैरिज को वॉइड करा देगा। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड हो गया। पहला ग्राउंड कौन सा हो गया, कि कंसेंट जो अनसाउंडनेस के टाइम पे दी गई है वो। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड हमारा क्या है। अब कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई पार्टी ऐसी है जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है, और वो डिसऑर्डर ऐसा है कि जिसकी वजह से वो अनफिट हो जाती है रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अब हमें मतलब हमारे हिंदू लॉ में ये माना जाता है कि मैरिज का जो कंसेप्ट है वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इन सबको लाइक समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। अब अगर ऐसा कुछ है कि रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए वो लड़का या लड़की अनफिट है, ठीक है, लेकिन शादी हो गई, ये चीजें बाद में पता चली, तो दोनों में से कोई भी पार्टी जाके अपना कोर्ट में जाके बोल सकती है कि भाई ऐसे ऐसे है और अब मुझे ये शादी खत्म करानी है, तो ये भी आपका एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है शादी को नलिफाई करने का या वॉइडेबल मैरिज का। ठीक है, अब एग्जांपल इलिस्ट्रेशन देखो, देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, अगेन ए और बी है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। बी एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही थी जिसमें वो अनफिट थी रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, तो अब वो जाके कोई भी, या तो बी खुद या फिर ए, दोनों में से कोई भी जाके कोर्ट में ये चीज बोल सकता है, और आपकी मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर कोई भी पार्टी, इफ द पार्टी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम रिपीटेड अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, पागलपन के दौरे पड़ते हैं दोनों में से किसी को। अब जब शादी हुई तब ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बताया, छिपा ली चीजें, ठीक है, कल को जाके वाइफ को पता चलता है उसके हस्बैंड को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, अब वो क्या करे, तो उसके पास ये उसका ये एक वैलिड ग्राउंड है, वो जाके कोर्ट में ये चीज बोल सकती है कि भाई शादी के टाइम पे इन्होंने मुझे नहीं बताया, अब मुझे पता चला है कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं और मुझे इस शादी में नहीं रहना। तो जब तक वो जाके कोर्ट में नहीं बोलेगी तब तक वो शादी वैलिड रहेगी, बट जैसे ही उसने जाके कोर्ट में बोल दिया एंड वहां से अपनी मैरिज को नलीफाई करा दिया, वो आपकी मैरिज जो है खत्म हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इलस्ट्रेशन देखो, दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए हस्बैंड बी वाइफ, ठीक है। अब एनी वन फ्रॉम ए और बी इज सफरिंग फ्रॉम रिपीटेड अटैक्स, कोई भी किसी को भी मान लो, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर सफर कर रहा है तो वो वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंसेंट ऑफ मैरिज बाय ईदर ऑफ पार्टीज इज डन बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, किसी ने जबरदस्ती कंसेंट दिलवाया, पेरेंट्स के प्रेशर में आके, मान लो दो पार्टीज हैं, ठीक है, तो जो वाइफ थी उसके पेरेंट्स ने जब रिश्ता विश्ता किया, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हुआ, उस टाइम पे पेरेंट्स के प्रेशर में आके या किसी भी प्रेशर में आके उसने हाँ कर दी और शादी कर ली, बट बाद में उसको होता है कि, या उसके उसके हस्बैंड को बाद में पता चलता है कि भाई ये मेरे साथ कुछ नहीं है, उसने जबरदस्ती हाँ करी थी, तो वो कोर्ट में जाके उस मैरिज को नलिफाई करा दे सकता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और इस एग्जाम्पल में यही चीज समझाई है, आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आपका है, अब देखो, अगर दो पार्टीज हैं, ठीक है, लड़के के लिए क्या एज थी 21 ईयर्स, लड़की के लिए 18 ईयर्स, अगर दोनों में से कोई भी, इन दोनों जो एज मेंशन्ड है इनसे कम का है, और जब उनकी शादी हुई वो कम के थे, ठीक है, तो शादी चल गई, शादी हो गई। अब जैसे ही वो 21 और 18 ईयर्स अपनी एज को पूरा करेंगे, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि भाई हमें इस शादी में नहीं रहना और ये, तो वो जाके कोर्ट में अपनी कैंसिल करा सकते हैं, अपनी मैरिज को वॉइड करा सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन देखो, दो पार्टीज हैं ए और बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, बी 18 ईयर्स से कम की एज में थी, एंड देन दिस मैरिज, अब वॉइडेबल मैरिज है ना, 18 कब से कम एज थी उसकी जब उसकी शादी हुई, अब वो बड़ी हो गए या पहले जब भी उसको फील हुए वो कैंसिल करा सकती है, और ऐसे ही बॉय के साथ अगर 21 से पहले उसकी शादी हुई तो वो भी खत्म करा सकता है। अब है, अब ठीक है, ये तो मैंने बताया कि कब करवा सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो वैलिड है अपनी मैरिज को वॉइडेबल कराने के लिए, वॉइडेबल मैरिज एक तरीके से हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई पिटीशन जब मतलब आप कोर्ट के पास जाते हो तो उनके लिए भी सेक्शन 12 में कुछ कंडीशंस दी हुई है कि भाई इतना ये चीजें होनी चाहिए तभी आप एक मैरिज को वॉइडेबल करा सकते हो। अब जैसे पहला है, अगर आपकी आपका जो पिटीशन है उसमें ये चीज है, आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो कि भाई जो शादी हुई थी वो फोर्सफुली हुई थी, मर्जी से नहीं हुई थी, ठीक है, तो ऐसी पिटीशन आप तभी फाइल कर सकते हो जब मतलब ये नहीं है कि आपने शादी आपकी हुई, ठीक है, आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप रह रहे थे, उस टाइम पे आपकी शादी बहुत जबरदस्ती कराई गई थी, लेकिन आपने 2-3 साल उस शादी में निकाल लिए, उसके बाद आप कोर्ट के पास जा रहे हो और कह रहे हो कि भाई मेरी तो जबरदस्ती शादी हुई थी। अब एक टाइम पे मान लो आपकी लड़ाई होने लगी और आप कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ, मुझे नहीं रहना, मेरी तो इसके साथ शादी जबरदस्ती हुई थी, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। जब आपको पता था शादी के पहले कुछ सालों में, 1 साल में मतलब पता चल ही जाता है कि भाई हाँ जबरदस्ती शादी हुई थी, और तो ये एक कंडीशन है कि आपको अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है जिसमें फोर्सफुली शादी हुई थी तो आपको मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर क्लियर फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में, तभी आपकी मैरिज जो है वो वॉइडेबल डिक्लेयर होगी। ठीक है, ये नहीं है कि आप 3-4 साल बाद जाके कह रहे जब आपकी लड़ाई होने लगी, बन नहीं रही आपस में, 2 बच्चे भी हो गए, उसके बाद जाके आप कह रहे हो कि जबरदस्ती शादी हुई थी, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्या एलिगेशन इस पिटीशन में आप क्या एलिगेशन फाइल कर रहे हो कि भाई नॉलेज नहीं थी, मतलब ऐसे फैक्ट्स थे जो आपसे छिपा लिए गए थे उस टाइम के लिए, तो आप क्या करोगे,
मतलब आपको शादी के बाद वो चीजें पता चलती है, तो जैसे ही आपको वो चीजें पता चलती है तुरंत आपको कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको पता चल गया उसके बाद भी आप 1 1.5 साल 2 साल साथ में रह ले और उसके बाद जाके कोर्ट में जा रहे हो, नहीं। तो जैसे ही आपको ऐसी कुछ चीज पता चलती है शादी के बाद जो आपसे शादी से पहले छिपाई गई थी और जो कि एक शादी के लिए मतलब जरूरी चीज थी, ठीक है, तो उस टाइम पे वो भी आप वॉइडेबल करा सकते हो। नेक्स्ट है, और इस तरह, हाँ अगेन अगर ऐसी कोई नॉलेज है, वही मैंने बताया ना कि एक एक साल में आपको वो 1 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप 2 साल रह के उसके बाद कोर्ट में जा रहे हो कि ये चीज मुझे शादी से पहले नहीं पता थी, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, फिर आपको शादी में रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आपकी शादी को काफी टाइम मतलब टाइम हो गया एंड आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जिनकी वजह से मतलब आपको हर्ट हुआ है कि भाई ये चीज मुझे शादी से पहले नहीं बताई और अब पता चल रही है एंड उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा या उसमें कोई ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया गया काफी टाइम तक, तो तब भी आप जाके उसको नलीफाई करा सकते हो। नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, हमने वॉइड मैरिज समझ ली, वॉइडेबल मैरिज समझ ली, ठीक है। वॉइडेबल आप कब कराओगे, कौन सी कंडीशंस आपकी वैलिड है वॉइडेबल मैरिज क्रिएट होने के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर वो वॉइडेबल मैरिज का आप जब पिटीशन कोर्ट में फाइल कर रहे हो उनके लिए जो कंडीशंस है वो भी मैंने आपको समझा दी। तो अब हम देखने वाले हैं वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस का डिफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइड मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज का फर्स्ट डिफरेंशिएशन है कि वॉइड मैरिज में राइट नहीं है, मैंने बताया था ना, राइट एंड ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो वाइफ के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो मेंटेनेंस मांगे, वो मांग ही नहीं सकती क्योंकि कोर्ट की नजरों में आपकी शादी है ही नहीं, तो आप क्या मांगोगे। सेकंड, वॉइड मैरिज में आपको स्टेटस नहीं मिलता, लॉ की नजरों में आप हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं। सोसाइटी आपको चाहे कुछ भी बोलते रहे, आप आपस में चाहे कुछ भी बोलते रहो, बट लॉ की नजरों में आप हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं। थर्ड है, अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वॉइड मैरिज में ये नहीं होगा कि नलिफाई न्युलिटी आपको करानी पड़ेगी या कुछ ऐसा नहीं, वो लॉ की नजर में आपकी, आप मान लो आपकी शादी थी, कुछ लड़ाई वड़ाई होने लगी, वॉइड मैरिज थी जो कि बाद में कुछ लड़ाई वड़ाई झगड़े होने लगे, आप डाइवोर्स फाइल करने कोर्ट में जा रहे हो, तो कोर्ट बोलेगा भाई तुम्हारी शादी तो हो ही नहीं रखी हमारी नजरों में, तो आप नलिफाई उसको करा ही नहीं सकते, उसमें वो पॉइंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो वॉइड मैरिज के 3 हो गए। उसके बाद वॉइडेबल का देखते हैं। वॉइडेबल में क्या है, वही टेबल में मैरिज मैंने बताया ना, जब तक कोई भी पार्टी में से, पार्टी का कोई भी मेंबर मतलब दोनों स्पाउस में से कोई भी एक स्पाउस जब जब तक कोर्ट में जाके नहीं बोलेगा कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, ये चीज है जिसकी वजह से मैरिज आपकी वॉइड हो, तब तक वो मैरिज आपकी वैलिड रहेगी और तब तो उस केस में वाइफ के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ का जो स्टेटस है आपका वॉइडेबल मैरिज में वो भी होगा, लॉ की नजरों में आप हस्बैंड वाइफ होंगे। नेक्स्ट है, वॉइडेबल मैरिज में रिक्वायर्ड है, आपको नॉलिफाई करानी पड़ेगी ना कोर्ट में जाके, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं होगी वो, तो ये है। नेक्स्ट हम और भी इसके 2 पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले वॉइड मैरिज का देखते हैं। अ वॉइड मैरिज इज नन इन द आइज ऑफ लॉ, ये तो मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, वॉइड मैरिज आपके लॉ की नजरों में मैरिज है ही नहीं, आप खुद ही पति पत्नी बन के घूम रहे हो, लॉ की नजर में नहीं हो आप पति पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट है, जो चिल्ड्रन आपके वॉइड मैरिज में हो जाते हैं, मतलब बच्चे अगर हो जाते हैं तो वो लेजिटिमेट माने जाएंगे। नेक्स्ट है वॉइड, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉइड अ वॉइड मैरिज इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब यहाँ पे आप लिख लेना वॉइडेबल, ये वॉइड कट करके यहाँ पे वॉइडेबल लिख लेना, ठीक है। तो अवॉइडेबल मैरिज इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, हाँ आपको कोर्ट के पास जाके वो वॉइड करानी पड़ेगी, आपकी वॉइडेबल मैरिज जो है उसमें आपको कोर्ट के पास जाके वो अपनी मैरिज को वॉइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब अगर चिल्ड्रन कोई आपका बोर्न हो जाता है उस मैरिज से, तो वो पहले तो ये होता था कि अगर उस वॉइडेबल मैरिज में कोई बच्चा आपका हो जाता है तो उसको इलेजिटिमेट माना जाता था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया है एंड अब ये है कि भाई सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर, तो अब आपका वॉइडेबल मैरिज में भी जो चिल्ड्रन बोर्न होता है वो आपका वो लेजिटिमेट होगा, ना कि इलेजिटिमेट। तो आई होप आपको वॉइड मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, क्या क्या है, सब अंदर का मटेरियल समझ में आ गया होगा, दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वॉइड मैरिज आपकी शुरू से ही वॉइड होती है, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, किस मुंह से जाओगे, मैरिज वॉइड आपकी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में आपकी मैरिज है, बट जब तक एक मतलब वो ठीक है वैलिड मैरिज मानी जाएगी, लेकिन जब आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स का पता चलता है कि भाई इन ग्राउंड्स पे ये मैरिज मेरी वॉइड हो सकती है, तो आप कोर्ट में तुरंत जाके क्लियर फाइल करोगे और अपने ग्राउंड्स मेंशन करोगे कि इस ग्राउंड पे मेरी वैलिड मैरिज जो है वो वॉइड है, ठीक है। वो ये वॉइड मैरिज वॉइड एब इनिशियो होती है एंड वॉइडेबल मैरिजेस बाद में वॉइड होती है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन अंडर वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। बच्चों का क्या होता है, बच्चे आपके लेजिटिमेट होते हैं, इलेजिटिमेट, जायज होते हैं, नाजायज होते हैं, बहुत सुना होगा फिल्मों में वर्ड जायज औलाद नाजायज औलाद, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिजेस में क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन अंडर वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, तो ये कहाँ मेंशन है, जो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट है ये कौन से सेक्शन में मेंशन है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 में। नेक्स्ट है, अगर वॉइड मैरिज में कोई
आपका चिल्ड्रन आ जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट का मतलब जायज होगा। वोइडेबल मैरिज में अगर मैरिटल स्टेशन रिलेशनशिप मतलब जब आपकी शादी हुई थी, तब अगर वो मतलब शादी वाले रिश्ते में अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है, और जब आपने उसके बाद वो नुलिटी अपनी मतलब जब आप मैरिड थे, जब आपकी शादी जो थी, मैंने बताया ना एक टाइम तक वैलिड होती है, उसके बाद वॉइड होती है, तो जब आपने वैलिड मैरिज थी, तब आप मैरिटल स्टेटस में थे, ठीक है, तब आपके बीच में वो बच्चा पैदा हो गया एंड बाद में आप उसको नलीफाई करवा रहे हो अपनी शादी को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बच्चा लेजिटिमेट रहेगा। नेक्स्ट है, अगर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में आपकी शादी डिक्लेयर कर दी है वॉइड और या फिर नुल, ठीक है, कोई सरकमस्टांस मतलब कोई मैटर नहीं करता कि किस कंडीशन पे करेगी, बट अगर उनसे बच्चा पैदा हुआ है, सेक्शन 11 या सेक्शन 12 दोनों में से कोई सा भी केस हो, दोनों में अगर किसी भी केस में बच्चा पैदा हो गया है और उस शादी की वजह से, तो वो बच्चा आपका लेजिटिमेट ही रहेगा। अगर अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि अगर शादी से पहले आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी और शादी के बाद वो बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे बच्चे को लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो जो बच्चा है वो मैरिटल स्टेटस में, मैरिटल रिलेशनशिप में पैदा नहीं हुआ है, वो मैरिटल स्टेटस के बाहर पैदा हुआ है, कंसीव वो मैरिज से पहले हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके मतलब इस मैरिज में, इस सिचुएशन में जो बच्चा पैदा होता है वो आपका इलेजिटिमेट होता है, नाजायज होता है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ए और बी है, ठीक है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज बी इज प्रेग्नेंट थ्रू अनदर। आपकी मैरिज के टाइम पे जो बी है वो प्रेग्नेंट थी किसी और से, ठीक है। आफ्टर मैरिज ए एंड बी द चाइल्ड डज नॉट कम फ्रॉम द, अब यही तो है कि शादी जब ए और बी की, ए पहले से प्रेग्नेंट थी, ए और बी की शादी हो गई, उसके बाद बच्चा हो गया, तो लेकिन वो बच्चा जो है वो ए और बी के मैरिटल रिलेशनशिप से तो बॉन्ड हुआ नहीं है, वो तो बाहर से है, तो इस वजह से उसका जो वो बच्चा है वो आपका इलेजिटिमेट कहा जाएगा। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस यही टॉपिक कवर करने थे हमने। बाकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, पूरा सिलेबस जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी पूरा कर दूं। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो या कुछ टॉपिक हो जो आपको समझना हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।